मुक्त निर्माण संकल्प इलेक्ट्रॉन का चित्र होता। पहले वही की संरचना हुई थी, इसके बाद में वही की आंतरिक संरचना, फिर न्यूट्रॉन का चित्र उसकी बनावट हो गई। तो मुक्त कैसे बनता है, शरीर में कैसे इसका उत्सर्जन होता है, कब चित्र आएगा, चित्र से रहेगा। ये चित्र होता है, ये था ना, दो दुनिया थी, यहाँ पर था, इसका नाम था विवाह ध्वनि और इसका नाम था अपवाय ध्वनि। ये सभी वस्तुमान का, ये हेले का था, ये दुष्पन था और ये संग्राम में गई, ये मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग, ये नेफ्रॉन का था। यानी एक वर्ग में इस तरह की 10 लाख के लगभग नलिकाएं पाई जाती हैं। तो बात ये हुई थी, शुरुआत करेंगे यहां से, शरीर के विभिन्न भागों से। इसका नाम अभिवाही है, इसका नाम अपवाही है। अभिवाही का मतलब लादने वाली, अपवाही का मतलब ले जाने वाली। ये जो पैरेलल संरचना होती है इसका नाम होता है वोमेन संपुट, वोमेन संपुट। जाल इसका नाम लगा था कोशिकीय गुच्छ या ग्लैमेरुलस नाम लगा था। शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त, रक्त होता है, रक्त में होती है अपशिष्ट पदार्थ। तो शरीर के विभिन्न भागों से जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं के बाद में जो ऊर्जा बनती है और काम के जो पदार्थ बनते हैं, इसका जो उपयोग किया जाता है शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए, जैविक क्रियाओं को समाप्त करने के लिए। इसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं और काम आया था, जब रक्त का कार्य लिखा था पेशन तंत्र में, उसमें लिखा था बात कि रक्त है वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। ये लाइन आई थी एक जगह कि रक्त O2 का प्रयोग करता है, CO2 का प्रयोग करता है, अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करता है, पानी का प्रयोग करता है, इस तरह के रक्त के कार्य है। तो रक्त का एक काम होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। यानी अपशिष्ट शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को भी जहां पर जाना चाहिए था वहां पर रक्त ही लेके जाता है। तो हम शुरुआत यही से करेंगे। एक तो रक्त है, भोजन का जैसे पाचन होता है, पाचन के बाद में जो ऊर्जा बनती है और जो काम के पदार्थ बनते हैं, इसका उपयोग तो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कर लिया जाता है, जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हो जाता है। इसके बाद भी जो पदार्थ बचते हैं उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। वो अपशिष्ट पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं। तो रुधिर है अपशिष्ट पदार्थ व अन्य पदार्थों से युक्त रुधिर है, वो शरीर के विभिन्न भागों से अभिवाही धमनी है। उस रुधिर को और अपशिष्ट पदार्थों को अभिवाही धमनी लेकर आ जाती है कहां पर, वोमेन संपुट में लेकर आ जाती है। यहाँ पे आएगी वोमेन संपुट। अब वोमेन संपुट जो कि जाल होता है, तो यहाँ पे पैरेलल संरचना होती है, बनी रहती है वोमेन संपुट रुधिर की और अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर से ये वोमेन संपुट भरा हुआ रहता है। जैसे रहेगा तो अपवाही धमनी है, वो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देगी। ये तो लाती है अपशिष्ट पदार्थों यहाँ तक और ये शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। अब ये भरा हुआ रहता है तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकता हुआ अपशिष्ट पदार्थ रुधिर, रुधिर और अपशिष्ट पदार्थ ये यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेगा। रुकेगा तो क्योंकि यहाँ पर जाल है जिसको ग्लैमेरुलस बोलते हैं, कोशिकीय गुच्छ बोलते हैं, उस जाल में से छनेगा, छन करके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, रुधिर शुद्ध रुधिर है वो तब अपवाही धमनी ले जाएगी, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और अकेले अपशिष्ट पदार्थ हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ में कुछ पानी होता है, कुछ ग्लूकोज होता है, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कुछ बेकार पदार्थ और कुछ काम के पदार्थ। कुछ इस प्रकार के जो छलके के नीचे है यहाँ पर, इनमें कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जिसमें पानी के रूप से होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
वो छन करके नीचे आ जाते हैं, बाकी शुद्ध रुधिर इधर चला जाता है शरीर के विभिन्न भागों तक। तो वो अपशिष्ट पदार्थ और इसके साथ में कुछ काम के पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो छन करके यहाँ पर आ जाएंगे, उस बहुमूल संकुल में छन करके समीपस्थ भाग में आ जाएंगे। समीपस्थ भाग का मुख्य काम क्या होता है? समीपस्थ भाग है वो उन अपशिष्ट पदार्थों में से जो काम के पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ हैं, आपके कुछ लवण जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, सोडियम जैसे लवण जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं वो, उसमें से पानी और ग्लूकोज, ये सारे समीपस्थ भाग क्या होता है? समीपस्थ भाग इनका यहाँ तक इनका अवशोषण कर लेता है, यानी ये रख लेता है अपने पास। क्योंकि काम के पदार्थ अगर शरीर से बाहर जाएंगे तो जैविक क्रिया संपन्न नहीं होगी, तो ये समीपस्थ भाग इनका अवशोषण कर लेता है, पानी का कर लेता है, लवणों का कर लेता है, कार्बनिक पदार्थ का कर लेता है, साथ में ग्लूकोज का भी कर लेता है। इस समीपस्थ भाग का सिर्फ एक ही काम होता है, बाकी कोई काम नहीं होता है, ये इसका अवशोषण कर लेता है ताकि जो शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ है वो आगे न चले जाए। यहाँ से ये फिल्टर होने के बाद, रोकने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर आता है, उस हेले के लूप में आता है। हेले के लूप का मुख्य काम क्या होता है? यहाँ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो होता है, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ में जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, पानी, ग्लूकोज, विभिन्न प्रकार के लवण, समीपस्थ भाग में इसका अवशोषण कर लिया। इसके बाद भी इससे कोई बच करके अगर चला जाता है, ये अवशोषण नहीं करवा, पानी की मात्रा शरीर में जाता है, ग्लूकोज की मात्रा जाता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जाता है भोजन में, तो ये अवशोषण करेगा। इसके बाद भी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो और जो बच गए लाभदायक पदार्थ वो सारे के सारे आ जाते हैं समीपस्थ भाग से, इसमें हेले के लूप में आ जाएंगे। हेले के लूप का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, बाकी कोई मतलब नहीं होता इसका। चाहे कार्बनिक पदार्थ जाए, चाहे लवण जाए, चाहे ग्लूकोज जाए, कुछ भी जाएगा ये नहीं रोकेगा, ये सिर्फ रोकेगा किसको? ग्लूकोज। और शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो जारण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ से जो ग्लूकोज आया साथ में, जाना तो इधर जाएगा ग्लूकोज को, लेकिन यहाँ से चल करके ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा थी तो ग्लूकोज चल करके यहाँ पर आएगा, समीपस्थ भाग में इसका अवशोषण कर लिया। इसके बाद भी ग्लूकोज और बच गया, लाभदायक पदार्थ बच गए, तो वो सारे के सारे आएंगे यहाँ पे हेले के लूप। हेले का लूप क्या करता है? उसमें से पानी जो है उसको छोड़ देगा, जो अन्य कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि ये जो समीपस्थ भाग है वो 99% जाने नहीं देता काम के पदार्थ को, आगे बढ़ने देती। इसका मुख्य काम ही जो अपशिष्ट से अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यहाँ पर हैं, इनको वो रोकने का काम इनका ही होता है, वो आगे जाने नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर इसकी मात्रा ज्यादा है और आगे आगे फिर व्यवस्था होती है आगे इसकी हेले के लूप की। ये हेले का लूप है वो उन अपशिष्ट पदार्थों में से ग्लूकोज अगर है उसमें तो वो ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। फिर भाग होता है सिर्फ ग्लूकोज का अवशोषण करना इसका मुख्य काम होता है, क्योंकि काम का पदार्थ यही है, तो ग्लूकोज को ये अवशोषित कर लेता है। इसके बाद भी जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से चल करके आगे आगे किसी दुरुस्त भाग में, बाई चांस रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, काफी ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा, समीपस्थ भाग से भी बच के निकल गया वो ग्लूकोज, अवशोषित नहीं हुआ, हेले का लूप है वो 100% जाने नहीं देता ग्लूकोज को, इसका काम ये होता है। लेकिन फिर भी ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित हो गई शरीर में, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम है तो ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित हो गई रुधिर में, तो ये अवशोषित करेगा। इससे बच करके अगर कोई ग्लूकोज चला जाता है, पानी और ग्लूकोज दो चीज होती है, बाकी यहाँ से आगे कुछ भी नहीं जाएगा, या तो पानी जाएगा, क्योंकि पानी नहीं जाएगा तो ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो या तो जाएगा पानी, अपशिष्ट पदार्थ तो जाएंगे, इसके साथ में या तो जाएगा पानी या फिर जाएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पानी का यहाँ पर हो गया, ग्लूकोज का यहाँ पर हो गया। इसके बाद भी आगे जाता है वो अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर कहाँ पर? दुरस्थ भाग में, समीपस्थ भाग से और हेले के लूप से जो लाभदायक पदार्थ बच करके आगे निकल गए अपशिष्ट पदार्थों के साथ, उनको अवशोषित करेगा कौन? दूरस्थ भाग अवशोषित करेगा इसको, ग्लूकोज को करेगा, पानी को करेगा, जो भी काम के पदार्थ है शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ
इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मान लो यहाँ पर भी ग्लूकोज का अवशोषण नहीं हुआ, पानी का अवशोषण नहीं हुआ, यहाँ से ग्लूकोज बच गया, यहाँ से बच गया, यहाँ से बच गया ग्लूकोज, क्योंकि मात्रा ज्यादा है, इंसुलिन हार्मोन बन नहीं रहा है तो इसकी मात्रा ज्यादा है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। आगे संग्रह तंत्र, नाम संग्रह तंत्रिकाएं हैं, इनसे जो भी लाभदायक पदार्थ बच करके आ जाते हैं उनको संग्रह तंत्रिका परिभाषा कर लेती, संग्रह कर लेती, इसलिए इनका नाम संग्रह कर लेगा, यह संग्रह कर लेगी। यहाँ तक व्यवस्था इस प्रकार की होती है नेपल में, यहाँ पर आते सारे जो कीमती पदार्थ होते हैं, लाभदायक जो पदार्थ होते हैं शरीर के लिए वो आगे जाते नहीं, ये रोक देती है। इसके बाद सिर्फ एक चीज जाएगा साथ में, पानी नहीं जाएगा, लवण नहीं जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ नहीं जाएंगे, अकार्बनिक नहीं जाएंगे, सिर्फ ये है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा बन रही है, अनियंत्रित हो गया रुधिर में, तो फिर संग्रह तंत्रिका इसको रोक नहीं पाएगी और संग्रह तंत्रिकाओं से भी वो बच करके मूत्र के साथ कहाँ पर आ जाएगा, मूत्राशय में आ जाएगा। और मूत्राशय जो पानी से पूरा भर जाएगा, मूत्र से पूरा भर जाएगा, तो उनमें संकुचनशीलता का रूप आ जाता है, तो संकुचित होगा और मूत्र मार्ग के द्वारा वो मूत्र शरीर से बाहर निकल जाएगा। और मूत्र के साथ और क्या निकल गया, ग्लूकोज निकल गया, क्योंकि ये बचते बचते यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आ गए, इसको यहाँ तो बाहर आएगा, तो ये ग्लूकोज मूत्र के साथ यहाँ से बाहर आने लग जाएगा। और जैसे ही मूत्र के साथ ग्लूकोज शरीर से बाहर आने लग जाता है, एज में बढ़ाता अपनी एज में बढ़ाता कि जैसे ही मूत्र के साथ ग्लूकोज शरीर से बाहर आ जाता है, मनुष्य में एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम होता है मधुमेह या डायबिटीज। ये मधुमेह डायबिटीज इस व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इतनी व्यवस्था होती है नेफ्रोमिस ग्लूकोज को रोकने की, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, तो जब रुकता नहीं तो मूत्र के साथ शरीर से बाहर आता है और मूत्र के साथ ग्लूकोज का शरीर से बाहर आना एक रोग का लक्षण होता है, जिसको बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज या शुगर की बीमारी, इसी को बोला जाता है। इस तरह से मूत्र बनता है शरीर में और इस तरह से इसका उत्सर्जन होता है। चित्र याद हो जाएगा तो अपन बता देंगे अपशिष्ट युक्त रुधिर है, वो अपवाय धमनी के द्वारा बोमन संकुल में एकत्रित कर लिया जाता है। उस बोमन संकुल में से अपशिष्ट पदार्थ हैं वो तो चल करके नीचे संयुक्त भाग में आ जाते हैं और शुद्ध रुधिर अपवाय धमनी के अभिवाय धमनी को अपवाय धमनी के द्वारा शरीर युक्त भाग तक चला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर संयुक्त भाग में आता है, संयुक्त भाग में पानी का, लवण का, ग्लूकोज का अवशोषण ले लेता है। इसके बाद में अपशिष्ट युक्त रुधिर है हेले के रूप जाता है। हेले के रूप का मुख्य कार्य होता है उस अपशिष्ट पदार्थों में से ग्लूकोज और पानी का अवशोषण करना, ग्लूकोज का अवशोषण करेगा। इसके बाद भी अगर ग्लूकोज की मात्रा अनियमित है तो वो आगे चली जाएगी और दूरस्थ भाग इसका अवशोषण करेगा। दूरस्थ भाग से आगे जाएगा वो अपशिष्ट पदार्थ युक्त तरल पदार्थ कहां पर, संग्रह तंत्रिका में जाएगा। संग्रह तंत्रिकाएं हैं उसमें से जो भी ग्लूकोज है, पानी है, उसको अपनी बात रख लेगी। इसके बाद भी जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में बढ़ जाते हैं। मूत्राशय जब पूरा भर जाएगा तो मूत्र मार्ग के उस क्रमांक का रूप ज्यादा संयोजन होगा, क्रमांक होगा और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से तो मूत्र बनेगा और इस तरह से मूत्र का परित्याग किया जाएगा। ये व्यवस्था होती है उस ग्लूकोज को रोकने की। क्या होता है मूत्र वास्तव में, मानव मूत्र हल्के पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। रंग वो हल्का पीला होता है, तरल पदार्थ होता है। यह अम्लीय द्रव होता है। क्या होता है, अम्लीय। स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्लीय द्रव होता है। मानव मूत्र में क्या होता है, 95% पानी होता है। 95% क्या होता है, पानी। और शेष जो 5% होते हैं वो क्या क्या होते हैं, शेष 5% क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं और अन्य लवण होते हैं। तो 95% पानी होता है, 5% में यूरिया, यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और अन्य एमिनो अम्ल तथा अन्य लवण उसमें पाए जाते हैं। एक स्वस्थ युवा मनुष्य एक दिन में कितना, 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र का परित्याग करता है। 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र का परित्याग करता है। तो यह मूत्र का संकेत हो गया कि मानव मूत्र वो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, अम्लीय द्रव होता है,
मानव मूत्र में 95% पानी पाया जाता है और शेष 5% क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और अन्य अम्ल पाए जाते हैं। एक स्वस्थ युवा मनुष्य एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र का परित्याग करता है। क्यों करता है 1 से 1.5 लीटर तक? क्योंकि स्वस्थ युवा मनुष्य एक दिन में कम से कम कितनी 8 गिलास, कितनी 8 गिलास, कम से कम 8 गिलास, 8 गिलास का मतलब कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीता है। कितना पीता है? कम से कम एक स्वस्थ युवा मनुष्य कम से कम 8 गिलास, 250 ग्राम का गिलास, यानी कम से कम 4 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। वो 4 से 5 लीटर जो पानी पीता है मनुष्य, और मूत्र का परित्याग कितना रहता है? 1 से 1.5 लीटर तक रहता है। तो 4 से 5 लीटर जो पानी पीता है स्वस्थ युवा मनुष्य, उसका कुछ भाग तो चला जाता है पसीने के रूप में, त्वचा के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसमें से निकलेगा कुछ भाग तो पसीने के रूप में उत्सर्जित हो सकता है। और एक जगह अपन ये भी पढ़ा था, जहां पर पानी का उपयोग पढ़ा था कि पानी भोजन के पचन में सहायक होता है। पहले पाठ पढ़ा था शुद्ध जल के उपयोग, वहां पर बात आती है पानी भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो कुछ भाग तो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, इसका कुछ भाग है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है, कुछ भाग है वो अन्य जैविक क्रियाओं को संपादन में काम आता है, और जो बचता है वो मूत्र के रूप में परित्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार से शरीर में पानी की संतुलित मात्रा रहते। बाद में बात आती है आज्ञा का जनन तंत्र। जनन तंत्र, जनन तंत्र, जनन तंत्र। मनुष्य में जनन तंत्र अलग अलग होते हैं। नर में जो जनन तंत्र पाया जाता है उसको नर जनन तंत्र बोला जाता है, और माता में जो जनन तंत्र पाया जाता है उसको माता जनन तंत्र बोला जाता है। दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। नर में अलग जनन तंत्र होता है और माता में अलग जनन तंत्र होता है। अपन अलग की बात करेंगे दोनों की। नर जनन तंत्र का अलग वर्णन करेंगे, मादा जनन तंत्र का अलग वर्णन करेंगे, और फिर मनुष्य में जनन क्रिया कैसे, शिशु का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है मनुष्य में शिशु, वो जनन क्रिया। इसका दो तरह का प्रश्न आता है, या तो आता है मानव जनन क्रिया को समझाइए, या प्रश्न आता है मनुष्य में निषेचन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों यही बात है। तो पहले जनन तंत्र, पहले जनन तंत्र के पहले हम जनन की परिभाषा लिखेंगे कि जनन क्या होता है, किसको बोलते हैं जनन। जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है सजीव द्वारा अपनी समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन। हर सजीव, प्रकृति ने हर सजीव को एक पहचान दे रखी है, वरदान दे रखा है कि वो अपने समान ही जनन करेगा, अपने समान संतान उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा इसका प्रश्न आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन जनन की बात करें, जनन किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। प्रकृति में हर सजीव अपनी समान संतान उत्पन्न करेगा, ये प्रकृति ने उसको वरदान दे रखा है। और साथ में यह भी शर्त लगा रखी है प्रकृति ने कि प्रत्येक सजीव अपनी समान संतान तो उत्पन्न करेगा, लेकिन ये नहीं कि जीवन भर अपनी समान संतान उत्पन्न करता ही रहे। एक निश्चित समय अवधि तक वो अपनी समान संतान उत्पन्न करेगा, इसके बाद वो जन्म क्रिया को बंद कर देगा। यानी प्रकृति उसको वरदान दे रखा है, लेकिन साथ में शर्त लगा रखी है कि अपनी समान संतान तो उत्पन्न करेगा, लेकिन वो लगातार जीवन भर संतान उत्पन्न नहीं करेगा। एक निश्चित समय अवधि तक वो संतान उत्पन्न करेगा, इसके बाद भी उसकी जन्म क्रिया बंद हो जाएगी। वो बात क्या है कि जन्म क्रिया बंद क्यों होती है, कि जीव है वो जीवन भर संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता, जबकि प्रकृति ने दे रखा उसको वरदान कि वो कर सकता संतान उत्पन्न, लेकिन जीवन भर संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता, इसका भी अपन पर लिखेंगे एक लाइन में। तो यहाँ पर जनन की परिभाषा होती है सजीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सजीव जनन क्यों करते हैं? सजीव जनन क्यों करते हैं, यह प्रश्न है आपका, क्यों करते हैं। जनन की परिभाषा यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न आया है वो यही है कि सजीव जनन क्यों करते हैं, सजीव अपने समान संतान उत्पन्न क्यों करता है। इसके पीछे कारण है कि सजीव अपनी वंश
अपनी वंश व जाति को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक सजीव अपनी वंश और जाति को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है। अगर सजीव संतान उत्पन्न नहीं करेगा, जन्म नहीं करेगा, तो उस सजीव की वंश और जाति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी वंश और अपनी जाति को बनाए रखने के लिए हर सजीव अपनी समान संतान उत्पन्न करता है, ताकि उस सजीव के मरने के बाद उसका वंश और उसकी जाति बनी रहे और उसकी पहचान चलती रहे। तो अपनी वंश और जाति को बनाए रखने के लिए हर सजीव अपनी समान संतान उत्पन्न करता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रकृति में एक इस प्रकार का पौधा होता है जो जीवन भर सिर्फ एक बार जन्म क्रिया करता है, इसके बाद भी वो जन्म क्रिया नहीं करता। एक बार अपनी समान संतान उत्पन्न करता है, इसके बाद भी संतान उत्पन्न नहीं करता। तो प्रकृति में ऐसा कौन सा पादप है जो जीवन में सिर्फ एक बार अपनी समान संतान पैदा करता है, एक बार अपनी समान पौधा पैदा करता है, इसके बाद भी दोबारा अपनी समान पौधा नहीं करता? इसको बोलते हैं शताब्दी पादप। शताब्दी पादप, ये जो शताब्दी पादप होता है, सेंचुरी प्लांट, शताब्दी जो पादप होता है वो सिर्फ जीवन में एक बार अपनी समान पौधा उत्पन्न करता है, एक बार अपनी समान संतान उत्पन्न करता है, इसके बाद में दोबारा अपनी समान संतान उत्पन्न नहीं करेगा। नाम शताब्दी पादप है, सेंचुरी पादप, 100 साल तक रहने वाला, एक शताब्दी तक रहने वाला, लेकिन फिर भी जन्म क्रिया जीवन में एक ही बार करेगा, इसके बाद में जन्म क्रिया नहीं करेगा। इसके बाद प्रश्न आपका कि इस प्रकार का कौन सा जीव है, ये पौधा जीव इस प्रकार का कौन सा है जो सिर्फ जीवन में एक बार जन्म क्रिया करता है, इसके बाद में जन्म क्रिया नहीं करता, सिर्फ एक बार करेगा? तो वो होता समुद्र में पाई जाने वाली ईल मछली। समुद्र में पाई जाने वाली ईल जो मछली होती है, समुद्र में पाई जाती है, नाम इसका ईल मछली। तो समुद्र में पाई जाने वाली ईल जो मछली है वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार जन्म क्रिया करती है, इसके बाद वो जन्म क्रिया नहीं करती, सिर्फ एक बार जन्म क्रिया करती है। तो तुम्हें सेंचुरी प्लांट और जीव में ईल जो मछली होती है वो सिर्फ एक बार जन्म क्रिया करती है, इसके बाद भी कोई जन्म क्रिया नहीं करती। एक बार जन्म क्रिया करती है, इसके लिए इसका वंश हो जाती बनी रहती, इसके बाद वो जन्म क्रिया नहीं करती। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो एक जीव इस प्रकार का भी है प्रकृति में जो जीवन में कभी जन्म क्रिया करता ही नहीं है। पौधा शताब्दी पादप करेगा एक बार, जीव में ईल मछली करेगी, और जीव में सजीव में एक जीव इस प्रकार का भी है जो जीवन में कभी भी जन्म क्रिया नहीं करता है, इसके बाद जन्म क्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो बनने के बाद इसका वंश हो जाता समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी वंश हो जाती है, जन्म क्रिया नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसकी वंश हो जाती जीव प्रकृति बनी रहती है। वो होती है आपकी श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक जो मधुमक्खी है वो जीव में एक भी बार जन्म क्रिया नहीं करती है। जन्म क्रिया करती है तो पर्सन फिर स्वाभाविक उठेगा कि जन्म क्रिया नहीं करती है, तो फिर इसकी वंश हो जाती है, नहीं रहती, लेकिन फिर भी इसकी वंश हो जाती है। क्यों है? इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है, वो बात भी करिए। तो श्रमिक मधुमक्खी है वो जीवन में एक भी बार जन्म क्रिया नहीं करती है। राजा और रानी से मक्खी के स्थिति में राजा और रानी से जो संतान पैदा होती है वो पहली संतान अगर नर है तो राजा बन जाता है घर का, और पहली संतान अगर मादा है तो रानी बन जाती है। इसके बाद भी जितनी भी मक्खियां पैदा होंगी वो सारी कौन सी होंगी? वो श्रमिक होंगी। इस प्रकार से जाति नहीं रहती, सिर्फ सत्य में एक राजा बनता है, एक रानी बनती है। अगर पहली संतान नर है तो राजा बन जाएगा और माता तो रानी बन जाएगी। इसके बाद में जितनी भी मक्खियां पैदा होंगी वो सारी मक्खियां कौन सी होगी? श्रमिक होगी। श्रमिक मजदूर की जन्म नहीं करती है, लेकिन इस तरह से इसकी संख्या बनी रहती है। तो ये तीन प्रश्न आपके छोटे, कौन सा पौधा, कौन सा जीव जो एक बार जन्म करता है और कौन सा जीव जो जन्म करता ही नहीं है। इसके बाद भी आगे जो बात आती है लैंगिक जन्म की,
लैंगिक जनन, क्योंकि जनन है वो तीन प्रकार का होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है, एक कायिक होता है। अपन बात करेंगे यहाँ पर मनुष्य की बात चल रही है, तो अपन बात करेंगे लैंगिक जनन की। इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, संतान पैदा करने के लिए सिर्फ एक ही प्राणी भाग लेता है, एक ही जीव भाग लेता है, उसको तो बोलते हैं अलैंगिक जनन। लेकिन इस प्रकार का जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों साझेदारी करते हैं, दोनों जनन में हिस्सा लेते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी इस प्रकार का जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो अगला प्रश्न सीधा यही से बन जाएगा कि मनुष्य में कौन सा जनन होता है। यह परिभाषा अपनी लैंगिक जनन की लिखी है। अलैंगिक जनन होता है जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है, चाहे नर ले लो चाहे मादा ले लो, एक ही जीव भाग लेगा, उसको अलैंगिक होती है। और इस प्रकार का जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो अगला प्रश्न ऑटोमेटिक आ जाएगा कि मनुष्य में कौन सा जनन होता है। मनुष्य में होता है कौन सा, लैंगिक जनन होता है, क्योंकि मनुष्य वो संतान उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तो मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और मनुष्य संतान उत्पन्न करता है, नर और मादा दोनों मिलकर के संतान का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके बाद में आगे बात आती है आपकी निषेचन की। पहले प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, इसके बाद भी तंत्र का बनाएगा, क्योंकि सारे शब्द हैं, उस तंत्र का वर्णन करेंगे तब आएंगे सारे के सारे शब्द, ताकि उसमें थोड़ा सा पता नहीं ये शब्द तो पहले देखे थे। तो निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। किसको बोलते हैं, नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। या फिर इसकी सीधी परिभाषा नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। तो कोई सी परिभाषा ले लो, नर व मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं, व तथा नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। तो सीधी सी परिभाषा एक लाइन की, नर व मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। इसके बाद ही बात आती है कि युग्मनज की। युग्मनज ये समझ जाएगा, युग्मनज जब निषेचन की क्रिया बनी है तो बार बार ना आएगा युग्मनज युग्मनज, बार बार ना आएगा निषेचन निषेचन, बार बार ना आएगा लैंगिक लैंगिक, इसे पहले बात हुई है इनकी। तो युग्मनज की परिभाषा होती है नर व मादा युग्मकों के संयोजन से, नर और मादा युग्मकों के संयोजन के बाद जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं क्या, युग्मनज कहते हैं। तो नर व मादा युग्मकों के संयोजन के बाद जो संरचना बनती है उसको युग्मनज कहते हैं। या फिर हम बता देंगे कि निषेचन होगा नर व मादा युग्मक की क्रिया निषेचन, तो निषेचन के बाद बनी संरचना में क्या बनेंगे, युग्मनज। पर निषेचन की परिभाषा क्या लिखी अपनी, नर व मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। तो या तो परिभाषा यह होगी नर व मादा युग्मकों के संयोजन के बाद जो रचना बनती है उसको निषेचन कहते हैं, वो आपका युग्मनज कहते हैं। यह परिभाषा बताओ कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप, यानी निषेचन की क्रिया के बाद जो संरचना बनती है उसको युग्मनज कहते हैं, और इसी युग्मनज से जीव का निर्माण होता है। अगर लाइन कितनी सीधी चल रही है कि नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं, निषेचन के बाद बनी संरचना को युग्मनज कहते हैं, और युग्मनज के बाद जीव का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद भी आगे बात आएगी आपकी नर और मादा में, वो सीधा सा प्रश्न पहली बार आया हुआ है, ये बात भी बार बार आएगी, लैंगिक लक्षण लैंगिक लक्षण। तो नर व मादा में पाए जाने वाले गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, नर और मादा में कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, और यह लक्षण किन हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो कौन कौन से दो लक्षण गौण लैंगिक लक्षण बोल दो इनको, गौण लैंगिक लक्षण इसको बोलते हैं, युवावस्था के लक्षण इसको बोलते हैं, और सेकेंडरी अवस्था के लक्षण इसी को बोलते हैं। जब युवावस्था जाते हैं तो कौन से लक्षण, तो पहले करेंगे अपन नर में,
कि नरमी युवावस्था के लक्षण कौन कौन से होते हैं, गौण लिंग के लक्षण कौन कौन से होते हैं, या सेकेंडरी क्लास के लक्षण कौन कौन से होते हैं नरमी। तो नरमी जो सेकेंडरी अवस्था के लक्षण होते हैं वो होते हैं चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। पहला जो लक्षण होता है युवावस्था का वो होता है चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक उगना। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, शरीर पर बाल ज्यादा उगते हैं, आवाज का भारी होना, उसकी आवाज फट जाती है, भारी हो जाती है। तो ये लक्षण तो देते हैं नरमी। कौन कौन से, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक उगना, आवाज का भारी होना और त्वचा का तेलीय होना। त्वचा चिपचिपी रहने लग जाती है तो त्वचा का तेलीय होना। ये जो चार लक्षण है मनुष्य में, ये युवावस्था के लक्षण होते हैं नरमी। सेकेंडरी अवस्था के लक्षण होते हैं या गौण लिंग के लक्षण होते हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, शरीर पर बाल अधिक उगते हैं, त्वचा तेलीय हो जाती है और आवाज भारी हो जाती है। ये युवावस्था के लक्षण, जब ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं इसका मतलब होता है कि नर है वो सेकेंडरी अवस्था में प्रवेश कर गया, युवा अवस्था में प्रवेश कर गया है। ये उसके गौण लिंग के लक्षण होते हैं। ये लक्षण क्यों दिखाई देते हैं, ये लक्षण होते हैं वर्षण नरजनन की होती है, बात आई थी उसमें कभी जब अंतःस्रावी तंत्र फटा था उसमें बात आई थी कि मनुष्य में अलग अलग ग्रंथियां होती है, नर में वर्षण होते हैं, माता में अंडाशय होती है। आई थी बात, उसमें बात चली थी कि वर्षण वो नर जन्म ग्रंथि है और वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नर में नरत्व के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो ये जो चार लक्षण नर के युवावस्था की, उन लक्षणों पर नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रण करता है। उसमें बात हुई थी, लेकिन ये जनन तंत्र है तो यहाँ पर भी ये प्रश्न है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इन चार लक्षणों पर नियंत्रण करता है। अगर किसी नर में युवावस्था से पहले वर्षण ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लग जाता है, तो युवावस्था से पहले दूसरी गौण लिंग के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और अगर नर में वर्षण है वो देर से सक्रिय होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देर से स्रावित होगा तो युवावस्था आ जाती है, लेकिन फिर भी ये लक्षण दिखाई दे देते हैं। युवावस्था के बाद भी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो इनको नियंत्रित करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद ये बात आती है मादा में कि मादा में कौन कौन से गौण लिंग के लक्षण होते हैं और ये किन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। उसमें बात आई थी कि अंडाशय है वो मादा जन्म ग्रंथि होती है, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु के निर्माण के साथ साथ दो हार्मोन के, एक का नाम था एस्ट्रोजन, एक का नाम था प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों हार्मोन नारी में नारीत्व के लक्षणों को नियंत्रित करते थे। कौन कौन से लक्षण नारी में, नारी में लक्षण है नंबर 1 आवाज का बारीक होना। आवाज अब क्या हो जाती है, बारीक हो जाती है। आवाज का बारीक होना, त्वचा पर बालों का कम उगना, त्वचा पर जो बाल होते हैं वो चले जाते हैं, बाल कम उगते हैं त्वचा पर। त्वचा का मुलायम होना, त्वचा क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। अंगों का गोल होना, अंग है वो गोल होने लग जाते हैं। और रजोधर्म का शुरू होना, आगे बात आएगी रजोधर्म की, रजो निरोटी की सारी बात आएगी आगे, क्योंकि जनन चक्र जब चलेगा तो जनन चक्र की बात आएगी। तो रजोधर्म शुरू हो जाता है। तो नारी में कौन कौन से लक्षण होते हैं, त्वचा पर बालों का कम उगना, आवाज का बारीक होना, त्वचा का तेलीय होना, त्वचा पर बालों का कम उगना, अंगों का गोल होना और रजोधर्म का शुरू होना। रजोधर्म बोल दो, इसी को मासिक चक्र बोला जाता है, इसको रजोधर्म बोला जाता है, इसी को मासिक चक्र बोला जाता है। तो ये जब 4-5 लक्षण शुरू हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि नारी है वो सेकेंडरी अवस्था में प्रवेश कर गई, युवा अवस्था में वो प्रवेश कर गई है। ये जो लक्षण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद ये बात आती है आपके आगे कि रजोधर्म, ऋतुस्राव या मासिक चक्र क्या होता है, क्या होता है, नाम आया अभी भी रजोधर्म, इसी को तो बोलते हैं रजोधर्म, इसी को बोलते हैं मासिक चक्र और इसी को बोलते हैं आपका ऋतुस्राव। ऋतुस्राव इसी को बोला जाता है। तो तीनों नाम एक ही, रजोधर्म
किसको बोलते हैं? मासिक चक्कर इसी को बोला जाता है और ऋतुस्राव इसी को बोला जाता है। ये क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यानी नर और मादा युग्म का संयोजन होता है, जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय की जो मोटी परत होती है, हमने पढ़ा था गर्भाशय के दोनों पर एक परत पाई जाती है, यानी जब पाचन तंत्र ने गर्भाशय का वर्णन किया था, उसका आपका आमाशय का वर्णन किया था, तो अपने बोला था कि आमाशय की दीवारों पर मोटी परत होती है और ग्रंथि भाग होता है। तो निषेचन की क्रिया जब नहीं होती है तो गर्भाशय की मोटी परत टूटकर अंदर से गर्भाशय की जो परत होती है वो टूटकर की क्या हो जाती है, रुधिर वाहिकाओं के साथ मिलकर एक निश्चित समय के बाद शरीर योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलनी लग जाती है। इसी को बोलते हैं रज्जोधर्म मासिक चक्कर। कि निषेचन की क्रिया जब नहीं होती है, निषेचन की क्रिया मतलब नर और मादा युग्म में मिलते हैं, तो जब नर और मादा युग्म का संयोजन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो मोटी परत होती है अंदर से, वो मोटी परत टूट जाती है और टूट करके रुधिर के साथ मिल जाती है और रुधिर के साथ फिर योनि मार्ग के द्वारा ये रुधिर बाहर निकलने लग जाता है और योनि मार्ग के द्वारा रुधिर का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऋतु चक्र, मासिक चक्र कहलाता है। यह चक्र निश्चित समय बाद शुरू होता है और निश्चित समय बाद ही जाता है। तो इसकी अवधि लगभग कितनी होती है, हर एक महीने बाद में होता है, यानी 28 से लेकर 30 दिन के बीच में ये ऋतु चक्र होता है। एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय पर ही गर्भाशय की मोटी दीवार टूटती है और टूटकर रुधिर में मिल जाती है और रुधिर के साथ फिर योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलनी निश्चित अवधि में होगा। ये देखिए एक महीने पूरे महीने चलता रहेगा, एक निश्चित अवधि में होगा और एक निश्चित अवधि तक ही रहेगा। ये 2 से 8 दिन तक का समय मानते हैं इसका, 2 से 8 दिन तक का समय मानते हैं इसका, यानी 28 से 30 दिन बाद में हर महीने की महीने जो युवावस्था शुरू हो जाती है तो 28 से 30 दिन बाद में गर्भाशय की दीवार टूटेगी, रुधिर में मिलेगी और योनि मार्ग के द्वारा बाहर आएगी और वो रुधिर कितने समय तक बाहर आता रहेगा, 2 से 8 दिन की अवधि होती है। हर 28 से 30 दिन बाद में, हर 28 मानते एवरेज 28 दिन, 28 दिन के बाद में और हर महीने 28 दिन के बाद में और 2 से 8 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद आगे जो अपन निषेचन की पढ़ेंगे तो अपन ये पढ़ेंगे कि ऋतु चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव या रजोधर्म 2 से 8 दिन तक रहता है। इसके बाद में जो जन्म की क्रिया, इसके बाद में आगे बात ये निषेचन, इसके बाद में माता को जन्म की इच्छा जागृत होती है, वो निषेचन की क्रिया रहती है, फलस्वरूप शिशु का निर्माण